हेलो फ्रेंड्स। तो जो आपका जीएस पेपर 2 मेंस का टॉपिक है जिसमें हम पॉलिटी को कर रहे हैं अभी। तो इसमें जो पहला क्लास है वो हो चुका था, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा है और हमने प्रियम्बल को भी स्टार्ट किया हुआ था। तो जो पहला क्लास था इसमें मेनली हमने प्रियम्बल के बारे में जो देखा, उसमें मेनली हमने कीवर्ड्स के बारे में देखा था कि प्रीलिम्स में जो भी कीवर्ड्स दिए गए हैं, जैसे कि आपको सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, रिपब्लिक, ओके, डेमोक्रेटिक, उसके बाद जस्टिस क्या होता है, इक्वालिटी क्या है, फ्रेटर्निटी क्या है, ओके, अपॉर्चुनिटीज वगैरह क्या है उसमें। तो ये सारा हमने कीवर्ड देखा था, मेंस के पर्सपेक्टिव से। वैसे अब प्रीलिम्स में इस तरीके से इतना क्वेश्चन आता नहीं है इसमें, लेकिन मेंस में यहाँ पर क्वेश्चन आपको डिटेल में आते हैं। वहां से पूछा जाएगा कि व्हाट इज सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वैल्यूज मेंशन इन द प्रीएम्बल। ओके, तो उस तरीके से पूछा जाता है, तो आपको डिस्क्राइब करना होगा, आपको कुछ एग्जांपल्स देना होगा। तो ये सारे कीवर्ड्स को काफी डिटेल में हमने करीब 1 घंटे तक हमने चर्चा की थी पिछले वाले क्लास में। अब इसमें आगे का जो बचा हुआ पार्ट है वो हम प्रीएम्बल का डिस्कस करेंगे और प्रीएम्बल आज कंप्लीट भी हो जाएगा। ठीक है। तो हम मेंस के पर्सपेक्टिव से भी डिस्कस कर रहे हैं और प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन अगर यहाँ से आता है तो आप आराम से वहां पे कर लेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो अब हम प्रीएम्बल में पढ़ने वाले हैं, ये होगा फीचर्स ऑफ प्रीएम्बल के बारे में। ये आपको जो आपकी रेगुलर बुक है जो आप पढ़ते हैं पॉलिटी की, उसमें भी ये मेंशन है। तो फीचर्स ऑफ प्रीएम्बल की बात करें, यानी कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे प्रीएम्बल की पहचान होती है। तो इसमें सबसे बात आती है सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को जो अथॉरिटी मिलती है वो कहाँ से मिलती है। ठीक है। तो आप देखेंगे जब आप प्रीएम्बल पढ़ेंगे तो प्रीएम्बल में पहले ही लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि अपने आप को हम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन को दे रहे हैं, यानी कि हम खुद अडॉप्ट कर रहे हैं। तो हम यानी कि पीपल ऑफ इंडिया जो है ये सोर्स ऑफ अथॉरिटी होती है जिससे कॉन्स्टिट्यूशन को पावर मिलता है। ओके, सो यहाँ पर है आपको पीपल ऑफ इंडिया। और मैंने आपको कहा था कि नोट्स आपको साथ साथ बनाते रहना है। ओके, स्पून फीडिंग वाला काम नहीं होगा। एक चीज याद रखिएगा, स्पून फीडिंग वाला काम नहीं होगा। अगर आपको पढ़ाया जा रहा है तो आपको साथ साथ में उतना मेहनत करना होगा। इसलिए आप नोट्स खुद बनाएंगे, आपको नोट्स बना के दिया नहीं जाएगा। ठीक है। ये चीजें आपको पहले बताई जा चुकी हैं, इसलिए साथ साथ नोट्स बनाते रहिए, लिखते रहिए। बहुत ज्यादा हम साथ में एक साथ नहीं करेंगे कि आपको दिक्कत हो जाए, लिखने में दिक्कत हो। तो जैसे ऑफलाइन क्लासेस होती हैं बिल्कुल हम वैसे ही करेंगे, बस हमारे मीडियम ऑनलाइन हो गया। ठीक। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। तो जैसा कि आप प्रियम्बल पढ़ेंगे तो प्रियम्बल में आपको लिखा हुआ है सोवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। यह है नेचर ऑफ स्टेट, यानी कि हम इंडिया को किस तरीके की नेशन या स्टेट बनाना चाहते हैं, किस तरीके की कंट्री बनाना चाहते हैं। ओके, तो ये होगा हमारे नेशन का नेचर के होगा। तो आपके प्रियम्बल में मेंशन है, जैसे कि सॉवरेन है आपका, सॉवरेन हो गया, सोशलिस्ट हो गया, सेकुलर हो गया, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हो गया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो अपने कंट्री को इस तरीके का बनाना है, ये हमारी नेचर होंगे स्टेट्स की। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट आता है, तो अगेन प्रीएम्बल को याद कीजिए, दिस द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि गोल्स की यहां पर बात की जा रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन का गोल है क्या। तो अगेन आप प्रीएम्बल में देखेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है जस्टिस है, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये सब क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के गोल्स हैं कि हम अपने यहाँ जस्टिस को स्टैब्लिश करना चाहते हैं, जिसमें सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस होगा। हम लिबर्टी लाना चाहते हैं, तो लिबर्टी में भी हमने थॉट ऑफ एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, ये सब वर्शिप में हमने पढ़ा था। ठीक है। हम अपने यहाँ इक्वालिटी लाना चाहते हैं, जिसमें हमने आपको अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी पढ़ा था। इसके अलावा हम फ्रेटर्निटी लाना चाहते हैं, जिसमें डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल और साथ ही साथ इंडिया की जो सिक्योरिटी है एंड इंटीग्रिटी है वो भी मेंशन रहे। ठीक है। तो ये सारे क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये गोल्स हैं जिसको हम पाना चाहते हैं। तो आप इसमें लिख सकते हैं जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये क्या है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं
कॉन्स्टिट्यूशन के। फोर्थ फीचर आता है प्रियम्बल का, जिसमें कहा जाता है डेट ऑफ इनेक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इनेक्टमेंट का मतलब होता है अडॉप्शन, जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया। एक चीज ध्यान रखना है, ये इनेक्टमेंट का मतलब क्या है, अडॉप्शन। ठीक है, लागू होना नहीं, कमेंसमेंट नहीं, दोनों में फर्क होता है। तो इनेक्टमेंट कब हुआ, ये हमारा नवंबर 1949 में हुआ था, नवंबर 1949 में हुआ था। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इनेक्टमेंट या अडॉप्शन कहते हैं। तो इसमें आपको डेट जो लिखी गई है वो आपको याद रखना है। लेकिन जब हम बात करते हैं कमेंसमेंट की, तो कमेंसमेंट का मतलब होता है लागू होना। ओके, तो लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था कब, 26 जनवरी 1950 को, तो वो कमेंसमेंट हो जाता है। कमेंसमेंट कब हुआ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, 26 जनवरी 1950 को। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। फिल्म्स में यहाँ पे आपको फंसाया जा सकता है कि अडॉप्शन का डेट देगा और लिख देगा 26 जनवरी 1950, ये गलत हो जाएगा। ओके, तो इनेक्टमेंट एंड अडॉप्शन एक चीज है जो नवंबर 1949 को किया गया, और कमेंसमेंट यानी कि लागू किया गया कंप्लीटली रूप से कॉन्स्टिट्यूशन को, वो 26 जनवरी 1950। तो ये आपको ये चार चीजें हमारे प्रियम्बल में बताई गई। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर हम जाते हैं। तो जुडिशरी जो है वो प्रियम्बल के यूज करती है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के लिए भी। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं या बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस लिखे गए हैं जिनको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि काफी वो लॉ के फॉर्म में लिखा गया है, काफी टेक्निकल चीजें हैं, जो वर्ड्स वहां पर लीगल वर्ड्स का यूज किया गया है, तो उनको समझना थोड़ा मुश्किल होता है किसी के लिए भी, यहाँ तक कि गवर्नमेंट जो होती है उसको लिए भी समझना थोड़ा मुश्किल होता है। तो टाइम टू टाइम यहाँ जुडिशरी क्या करती है, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करती है, उसका मतलब समझाती है। तो जुडिशरी यहाँ पर प्रियम्बल का भी मदद लेती है उन प्रोविजंस को बताने के लिए। और ऐसा कहा गया था, केशवानंद भारती का जो केस था 1973 में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल कैन बी यूज टू इंटरप्रेट द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, जो एम्बिग्यूअस वर्ड्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में, यानी कि अनक्लियर वर्ड्स हैं जिनका मतलब क्लियर नहीं है, ठीक है, तो इनको अगर सिंप्लीफाई करना है या इनको हमें समझना है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल कैन बी यूज्ड, आप लिख सकते हैं यहां पर, प्रियम्बल कैन बी यूज्ड टू इंटरप्रेट और अंडरस्टैंड, कुछ भी लिख सकते हैं, और टू इंटरप्रेट और अंडरस्टैंड द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ऐसा कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केशवानंद भारती का जो केस था 1973 में। तो इससे क्या है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के जो एम्बिग्यूअस वर्ड्स हैं, जो अनक्लियर वर्ड्स हैं, उनको सिंप्लीफाई करके नॉर्मल सेंटेंस के थ्रू हम उसको समझ सकते हैं। ये हमारे लिए भी जरूरी होगा। आम जनता कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ के समझ नहीं सकती, बिल्कुल लीगल टर्म्स है वो। ठीक है, साथ ही साथ हम प्रियम्बल की जरूरत क्या है, टू अंडरस्टैंड द की टू माइंड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, उनके दिमाग में क्या चल रहा था, कुछ उन्होंने सोचा होगा। जैसे हम बात कर रहे थे कीवर्ड्स के बारे में, प्रियम्बल में जो कीवर्ड्स है उसमें एक कीवर्ड था सोशलिज्म, जिसको ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा। ठीक, सोशलिज्म को, तो हमने उसमें ये देखा था कि आखिर सोशलिज्म को ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों ऐड नहीं किया गया था, क्या रीजन था, किसे बाद में ऐड किया गया ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कि नहीं ऐड किया गया। तो उसमें हमने देखा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उनका ये सोचना था कि आने वाली जो जनरेशन है या जो आगे आने वाली जो पॉपुलेशन है या लोग हैं, उनके पास उतने फ्रीडम रहे कि वो ये डिसाइड कर पाए कि उनके यहाँ किस तरीके की इकोनॉमिक या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो इस वजह से उन्होंने सोशलिज्म को ऐड नहीं किया था कॉन्स्टिट्यूशन में, लोगों के ऊपर छोड़ दिया था, क्योंकि डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, डेमोक्रेटिक सिस्टम है हमारे यहाँ, तो लोग ये डिसाइड करेंगे कि वो सोशलिज्म के अंडर रहना चाहते हैं कि कम्युनिज्म के अंडर रहना चाहते हैं या फिर वो कैपिटलिज्म के अंदर रहना चाहते हैं। इस वजह से उसको ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड नहीं किया गया। तो इस तरीके से हमें कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के अगर माइंड को समझना हो, उनके एक्सपेक्टेशंस को समझना हो, ओके, तो यहाँ पर भी क्या है कि हमें प्रियम्बल से मदद मिलती है। ठीक है, टू अंडरस्टैंड द एक्सपेक्टेशंस
ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, ठीक है, टू अंडरस्टैंड द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर। तो ये भी समझने के लिए हमें जानकारी मिलती है। तो एग्जाम्पल दे सकते हैं, अब सोशलिज्म वाला एग्जाम्पल दे सकते हैं कि सोशलिज्म को ऐड नहीं किया गया था इसमें, तो बाद में इसे ऐड किया गया। क्योंकि ऐड नहीं किया गया, क्योंकि उस समय लोगों का सोचना ये था, जो बनाने वाले लोग थे कॉन्स्टिट्यूशन को, कि लोग डिसाइड करें फ्यूचर में, भारत की जनता डिसाइड करेगी कि किस तरीके का उनके यहाँ सिस्टम होना चाहिए। ओके, तो पूरा फ्रीडम दिया गया था, तो ऐड कर सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक, तो इसके बाद रीड विद अदर प्रोविजंस। हम क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को, या फिर जुडिशरी करती है, हम नहीं करते हैं, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस होते हैं उनको प्रीएम्बल के साथ पढ़ा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, और इसमें आपको दिया जाए तो जैसे कि डीपीएसपी हुआ, डीपीएसपी का मतलब जो एक तरीके से डायरेक्टिव्स है सरकार के लिए, यानी कि सरकार को क्या क्या काम करना चाहिए, ये सारी चीजें डीपीएसपी में बताई गई है। तो अगर डीपीएसपी और प्रियम्बल को अगर आप साथ में रख के पढ़े, ठीक है, इसका यूज किया था सुप्रीम कोर्ट ने। कब इसका यूज किया, डीपीएसपी और प्रियम्बल को साथ में रख के यूज किया गया टू प्रमोट द सोशल जस्टिस, टू प्रमोट सोशल जस्टिस। तो कैसे जो सोशल जस्टिस प्रमोट होगा, एक केस था रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1982। रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1982। ये सब केस आपको लिखना है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, तभी आपको मार्क्स मिलेगा। अदरवाइज नॉर्मल प्रोविजंस लिख देंगे कि हाँ ये से इसको करके पढ़ना चाहिए, तो वैसे मार्क्स नहीं मिलेगा, वो सभी लिख के आएंगे। ठीक है, तो इस केस में क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि डीपीएसपी और प्रियम्बल को साथ में पढ़ा। कैसे, प्रियम्बल से उठाया इन्होंने, प्लस इसके साथ इन्होंने जो आपके फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 14 और 19 को भी साथ में पढ़ा, 15 को भी साथ में पढ़ा, यानी फंडामेंटल राइट्स का जो फ्रीडम वाला सेक्शन है, इसको इन्होंने साथ में पढ़ा। और इसके बाद इन्होंने ये कहा कि लोगों के पास इक्वल पे होना चाहिए फॉर इक्वल पोजीशन। ठीक है, इक्वल पोजीशन के लिए इक्वल पे होना चाहिए और इक्वल वर्क। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कहा इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। तो ये क्या है, ये आपकी सोशल जस्टिस से रिलेटेड है ना। जब हम जस्टिस में पढ़ते हैं तो उसमें हम सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस पढ़ते हैं, तो दिस इज द इकोनॉमिक जस्टिस एंड इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू सोशल जस्टिस। क्योंकि अगर आपको, क्योंकि अगर इक्वल पे अगर मिल रहा है इक्वल वर्क के लिए, तो कहीं ना कहीं आपके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है। तो डिस्क्रिमिनेशन सोशल भी होता है और इकोनॉमिक भी होता है। ठीक, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये कहा। तो यहां पर अगेन देखिए कि डीपीएसपी, डीपीएसपी का जो आर्टिकल 39, खास करके 39A, उसमें आपको इक्वल पे पर इक्वल वर्क की बात की गई है। ये डीपीएसपी का सेक्शन हो गया। ओके, प्रियम्बल की बात करें तो प्रियम्बल में आप देखिए जस्टिस देखिए, जिसमें सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस की बात की गई थी। तो ये जस्टिस ही है ना, कि आप समान काम के लिए समान वेतन या सैलरी आप दे रहे हैं। तो इस वजह से डीपीएसपी और प्रियम्बल को मिला के यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने पढ़ा और यहाँ पर ये कंक्लूजन दिया इस केस में। ये लिखेंगे आप एग्जाम में। गाइडिंग लाइट, गाइडिंग लाइट का मतलब होता है ना कि इस तरीके से कि वो समझ ले, गाइडिंग लाइट का मतलब ये हुआ कि एक लाइट है, कोई इंसान लाइट लेके चल रहा है, आगे आगे चल रहा है, आप उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, तो वो आगे वाला लाइट लेके चल रहा है, तो वो आपको रास्ता दिखाई दे रहा है। तो इसी तरीके से प्रियम्बल भी क्या होता है, गाइडिंग लाइट की तरह होता है। ये आगे आगे जो हमारे लॉ मेकर्स हैं या जुडिशरी है या जो भी सरकार चलाने वाले लोग हैं, उनको ये रास्ता दिखाता है कि आपको क्या क्या करना है, आपके नेचर क्या होने चाहिए, आपके ऑब्जेक्टिव क्या होने चाहिए सरकार चलाने के। ठीक है, तो इस तरीके से एक लाइट की तरह, यानी गाइडिंग लाइट या फिर गाइडिंग पावर हाउस की तरह भी ये काम करता है। फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें तो फंडामेंटल राइट्स में अगेन एक केस की अगर हम बात करते हैं, 2017 का केस, पुट्टू स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। पुट्टू स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, ये 2017 वाला, जिसमें राइट टू प्राइवेसी का कंसेप्ट दिया गया, राइट टू प्राइवेसी का कंसेप्ट दिया गया।
एंड राइट टू प्राइवेसी को इंक्लूड किया गया आर्टिकल 21 में। ठीक है, आर्टिकल 21 जो कि फंडामेंटल राइट्स में आता है, इसमें ऐड किया गया इस जजमेंट के द्वारा। अब अगेन देखिए, राइट टू प्राइवेसी इज ऑल्सो रिलेटेड टू द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, राइट टू प्राइवेटी क्या है, राइट टू प्राइवेसी क्या है, एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है ऑफ द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। अगर आपकी प्राइवेसी नहीं है, आपका डेटा लीक हो जाता है। ओके, कैसे? मान लीजिए कि एचआईवी टेस्ट कराया आप, ठीक, उसका डेटा लीक हो गया, पता चल गया लोगों को कि इनके एचआईवी है। तो अभी हमारी जो सोसाइटी है इतनी ब्रॉड बेस तो है नहीं, काफी कंजर्वेटिव है, अभी भी बहुत कंजर्वेटिव है। तो लोगों को पता चल जाएगा कि ये सामने वाला ये एचआईवी पॉजिटिव हो गया, तो फिर लोगों का जो बिहेवियर होगा ना उसके खिलाफ या उसके अगेंस्ट, वो काफी चेंज हो जाएगा। तो जो उसकी डिग्निटी होगी वो कहीं ना कहीं हर्ट होगी। तो इसलिए जो डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल जो कि आपके मेंशन है किसमें, प्रीएम्बल में, ये मेंशन है आपको फ्रेटर्निटी वाले सेक्शन में। तो उसका एक ब्रॉडर कंसेप्ट है राइट टू प्राइवेसी, जो कि फंडामेंटल राइट्स के तौर पर यहाँ पर इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रोवाइड की। ओके, तो अगेन ये बहुत सारे एक डायमेंशंस हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बार बार या फिर अलग तरीके से हम प्रीएम्बल का यूज करते हैं हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर आप ये केस के बारे में लिखेंगे, टुटुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2017, जहां पे राइट टू प्राइवेसी दिया गया एंड इट इज द ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। आप देख सकते हैं, इट इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं प्रीएम्बल, जो कि आपके प्रीएम्बल में मेंशन है। ठीक है, तो शायद यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा, जस्ट वेट मिनट, इसको आप अब लिख लीजिए। ठीक है, ब्रॉडर कंसेप्ट ऑफ डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल जो कि प्रीएम्बल में मेंशन है। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी आपकी बातें की गई थी कि किस तरीके से हम प्रीएम्बल का यूज करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के लिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीएम्बल। अगेन ये सब आपके लिए टॉपिक है मेंस के लिए। तो इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीएम्बल की बात करें तो यहाँ पर कुछ आपको बताई गई चीजें, जैसे कि बैकबोन टू आवर प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल, कौन से प्रिंसिपल्स की बात हो रही है? वो प्रिंसिपल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताए गए हैं। वो प्रिंसिपल क्या है? वो प्रिंसिपल है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी। ओके, यही प्रिंसिपल है ना। प्राइवेसी, डिग्निटी, ये सारे क्या है? प्रिंसिपल है। ओके, डेमोक्रेसी, ये क्या है? ये प्रिंसिपल है। सेक्युलरिज्म, ये प्रिंसिपल है। तो इन सब सारी चीजों का बैकबोन की तरह काम करता है प्रीएम्बल, जो इन सभी को अपने में मेंशन करता है और एक गाइडिंग प्रिंसिपल की तरह काम करता है सरकार के लिए, कि सरकार को इन प्रिंसिपल को ध्यान में रख के ही अपने लॉ या पॉलिसीज को बनाने या गवर्नेंस उनको करना है। ठीक है, तो ये बैकबोन टू आवर प्रिंसिपल्स। लाइट हाउस फॉर लॉज, तो लाइट हाउस किस तरीके से? अगेन प्रीएम्बल में ये सारी चीजें बताई गई हैं कि आपका गोल क्या होना चाहिए। आप जो पॉलिसी बनाएंगे या रूल्स बनाएंगे उसका गोल क्या होगा? अगेन वही सारी बातें रिपीट होगी, जस्टिस, इक्वालिटी एंड लिबर्टी, फ्रेटर्निटी। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं ना। जैसे कि हम आपको जस्टिस की बात करते हैं तो जस्टिस में देखेंगे प्रीएम्बल में आपको लिखा गया है सोशल जस्टिस होगा, आपको इकोनॉमिक जस्टिस होगा एंड पॉलिटिकल जस्टिस होगा। उसी तरीके से लिबर्टी में आपको लिखा गया है थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, ये सारी चीजें लिखी गई हैं। उसी तरीके से आपके लिए जो फ्रेटर्निटी है उसमें डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ कंट्री की बात की गई है उसमें। ठीक है, तो ये सारी इसके अलग अलग फिर डायमेंशंस आते हैं, ये सारे हम पढ़ चुके हैं। डिक्लेयर्स द टाइप ऑफ पॉलिटी टू बी क्रिएटेड, तो किस तरीके का गवर्नेंस हमारे यहाँ क्रिएट होना चाहिए वो टाइप बताना है। तो हमारे यहाँ किस तरीके का पॉलिटी क्रिएट की गई है? हमारे यहाँ सोशलिज्म वाली पॉलिटी क्रिएट की गई। अगेन इट इज नॉट द एग्जैक्ट सोशलिज्म जो कि रशिया में फॉलो या यूएसएसआर में फॉलो हुआ करता था। हमारे यहाँ की जो सोशलिज्म है वो किस तरीके की है? वो
डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। ठीक है, हमारे यहाँ का जो सिस्टम है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब क्या हुआ, इसमें आपको मार्क्सिज्म और प्लस गांधीयन दोनों फिलोसफी आपको देखने को मिली। और ऐसा कहा गया था, एक केस में भी, नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था, केस का नाम भी अगर मैं बता दूं तो नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। ठीक है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी था कि इंडियन सोशलिज्म इज नॉट एग्जैक्ट द सोशलिज्म इज फॉलोड इन द ईस्ट वाली यूएसएसआर एंड रशिया, बट इंडियन सोशलिज्म इज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म which is a blend of Marxism and Gandhian philosophy and leaning heavily towards the Gandhian philosophy। कहने का मतलब यह है कि नौकारा वर्सेस इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हमारे यहाँ का जो सोशलिज्म है वो यूएसएसआर या फिर रशिया का सोशलिज्म सा नहीं है। हमारे यहाँ का सोशलिज्म डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, जो कि मार्क्सिज्म और गांधीयन फिलोसफी दोनों का मिक्स है। और उसमें भी हमारा सोशलिज्म ये गांधीयन फिलोसफी की तरफ कुछ ज्यादा झुका हुआ। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको इसमें कही गई थी इस केस में। तो अगेन यहाँ पर केस का आप लाइन लिख सकते हैं यहाँ पे कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट द सोशलिज्म लाइक USSR and Russia, but it's a democratic socialism, it's a blend of Marxism and Gandhian philosophy। ओके, तो ये आप लाइन लिखेंगे और केस को हाईलाइट करेंगे। चलिए, डिक्लेयर्स द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग अ पॉलिटी। पर्पस क्या है पॉलिटी को, पॉलिटी यानी कि गवर्नेंस तरीके से, व्हाट इज गवर्नेंस सिस्टम ऑफ आवर कंट्री। तो हमारे यहाँ जो गवर्नेंस सिस्टम है इसका पर्पस क्या है, क्यों, अगेन समझिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रीएम्बल या ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है या कॉन्स्टिट्यूशन का गोल क्या है, अगेन हम उस पर पहुंचते हैं, क्या है हमारा, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ओके, तो यही हमारा पर्पस होना चाहिए हमारी गवर्नेंस का या फिर सरकार का। नेक्स्ट बात करते हैं सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमने पहले भी पढ़ा था, नेचर में भी पढ़ा था कि फीचर्स जो हम देख रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो हमने उसमें भी पढ़ा था कि द पीपल ऑफ इंडिया ये क्या है कि अल्टीमेट अथॉरिटी है जिससे कॉन्स्टिट्यूशन को पावर मिलता है। इंटरप्रिटेशन वैल्यू तो हमने पहले भी देखा कि प्रीएम्बल का यूज किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट प्रोविजंस को इंटरप्रेट करने के लिए या फिर अंडरस्टैंड करने के लिए, तो वही चीज है। तो इस चीज को देखते हुए कई सारे एक्सपर्ट हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कई सारे मेंबर्स भी हैं, बाद के भी कुछ लोग हैं जिन्होंने अपनी कुछ बातें कही हैं। ये याद रखना है, प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन पहले आते थे, लेकिन मेंस में भी इनका नाम और इनके जो कोड्स हैं उनको लिखना बहुत जरूरी है। और ये केवल ऐसा नहीं है कि आपको जीएस पेपर 2 में ही लिखना है, आपको जीएस पेपर 4 में भी लिखने को मिल सकता है, आपको जीएस पेपर 1 में भी कभी लिखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल एक्सक्लूसिव इस तरीके से आपको नहीं चलना है। जैसे कि के मुंशी ये मेंबर थे, जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उसके ये मेंबर हुआ करते थे के मुंशी। तो इन्होंने कहा था, प्रीएम्बल को इन्होंने डिफाइन कैसे किया था कि प्रीएम्बल एज अ हॉरोस्कोप ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। हॉरोस्कोप जो होता है यानी कि भविष्य बताते हैं, तो ये प्रीएम्बल क्या है, ये हमारे कंट्री का, हमारे सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का ये भविष्य बताता है, ये हॉरोस्कोप बताता है कि हमारी जो कंट्री है, रिपब्लिक है, ये कैसा होना चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से पंडित ठाकुर दास इन्होंने कहा प्रीएम्बल इज एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल को इन्होंने एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर डिफाइन किया। वही एम हिदायतुल्लाह है, एम हिदायतुल्लाह आपके हमारे प्रीवियस सीजीआई रह चुके हैं, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं एम हिदायतुल्लाह। तो इनका भी एक स्टेटमेंट था कि प्रीएम्बल रिजेंबल्स द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो जिस तरीके से अमेरिका में प्रीएम्बल है कि वो उनके इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर करता है या फिर याद दिलाता है, उसी तरीके से इंडिया में भी है कि प्रीएम्बल क्या करता है कि हमारी इंडिया के भी इंडिपेंडेंस के डिक्लेरेशन को याद दिलाता है कि हमारा देश आजाद होगा। तो इनकी बातें आपको याद रखनी है, कोट करना है, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी इंट्रोडक्शन भी आप कोट से स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, स्टेटस ऑफ प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल का फिलहाल स्टेटस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं।
सरकार यानी कि पार्लियामेंट इसको अमेंड कर सकती है नहीं, ठीक है। तो वेदर प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। अगेन केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस, ठीक है। इसमें अगेन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यस इट इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, so पार्लियामेंट कैन अमेंड द प्रीएम्बल। इससे पहले हम बात करें तो जो बेरूबारी वाला केस था 1960, बेरूबारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था, बस इतना ही लिखिए, बेरूबारी केस 1960 में आया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रीएम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो पार्लियामेंट हैज नॉट पावर टू अमेंड द प्रीएम्बल, ठीक है। इसमें कहा था इन्होंने कि प्रीएम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, so parliament cannot amend the preamble, ठीक। लेकिन जब केशवानंद भारती का केस आया 1973 में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, अभी अपने पुराने जजमेंट से उलट गए। इन्होंने कहा कि नहीं, अब ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट भी है, अब चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो पार्लियामेंट इसको अमेंड कर सकती है, ठीक है, ये कहा गया। फिर एक केस आया था एलआईसी ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1995 में आया था। एलआईसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1995 था ये। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिपीट किया केशवानंद भारती केस के जजमेंट को। सुप्रीम कोर्ट रिपीटेड जजमेंट ऑफ केशवानंद भारती केस, ठीक है। तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने वही चीज कहा कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट है और पार्लियामेंट इसको अमेंड भी कर सकती है। तो तीनों चीजों को, ये तीनों ऑर्डर आप जो केसेस हैं इनकी याद रखना है। बेरूबारी बेरूबारी केस 1960 में कहा कि प्रीएम्बल नॉट इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सो पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द प्रीएम्बल। लेकिन उसके बाद केशवानंद भारती केस और एलआईसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1995 में सुप्रीम कोर्ट बदल गया अपने 1960 के जजमेंट से, और इसमें कहा कि पार्ट है और अमेंड भी किया जा सकता है। नोट कर लीजिए इसको। इधर जो छिप गया है मेरे सर के पीछे, केशवानंद भारती केस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक, नेचर ऑफ प्रीएम्बल। तो नेचर ऑफ प्रीएम्बल का मतलब क्या हुआ? अगेन ये जजमेंट भी आपको केशवानंद भारती केस में दिया गया था। अगेन केशवानंद भारती केस 1973, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रीएम्बल है इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये हम पढ़ चुके हैं। इट इज नॉन जस्टिसिएबल, इट इज नॉन जस्टिसिएबल। तो नॉन जस्टिसिएबल का मतलब क्या है कि यू कैन नॉट इन्फोर्स बाय लॉ, बाय कोर्ट ऑफ लॉ, कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक। यानी कि अगर इसमें प्रीएम्बल में जो चीजें लिखी गई है, ये सारी सुविधाएं अगर आपको नहीं मिलती है तो उसके अगेंस्ट आप कोर्ट में नहीं जा सकते। नॉन जस्टिसिएबल, पहली चीज। दूसरी चीज, नॉर नाइदर अथॉरिटी नॉर लिमिटेशन ऑन पावर ऑफ लेजिस्लेचर, ठीक है। यानी कि लेजिस्लेचर को यहां से कोई पावर नहीं मिलता और ना ही कोई लिमिटेशन होता है। इसमें जो चीजें लिखी गई हैं, सरकार इसके लिए बाध्य नहीं है कि उससे रिलेटेड वो कानून अपने यहां बनाए।
ओके, तो ना ही अथॉरिटी मिलती है और ना ही लिमिटेशंस है ये सरकार के पावर पे। ये प्रीलिम्स में आते ही है। अभी चूंकि प्रीलिम्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसमें ये सारी चीजें आई हुई हैं। ओके, तो ये दो चीजें अगेन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केशवानंद भारती केस में कही गई थी। तो केशवानंद भारती केस जो है ना, इसमें इतना जजमेंट था जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। बहुत सारी बातें उसमें की गई थी और जजमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया गया था। सबको हम टॉपिक के अकॉर्डिंग जैसे जैसे टॉपिक आएगा उसके अकॉर्डिंग पढ़ते रहेंगे। ओके, तो ये सारा था जो हमने प्रीएम्बल के बारे में पढ़ा। इसके बाद हम अब कॉन्स्टिट्यूशन को स्पेसिफिक तौर से स्टार्ट करेंगे। देन जैसे मैंने आपको कहा था कि जो आपको फ्रेमवर्क मिलेगा नोट्स का जो आप बनाएंगे बिल्कुल इस तरीके से होगा कि आंसर होगा वो जाके आपको क्वेश्चन में कॉपी पेस्ट करना होगा, ज्यादा नहीं सोचना होगा। ओके, तो प्रीएम्बल में भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन लिखवाया था कि अगर प्रीएम्बल से कुछ लिखने के लिए आता है तो कैसे इंट्रोडक्शन लिखेंगे आप, वहां पर मैंने लिखवाया था। ओके, अब इसका आप कंक्लूजन लिखेंगे। अगर प्रीएम्बल से रिलेटेड कुछ आता है लिखने के लिए मेंस में, तो आपका कंक्लूजन किस तरीके का हो सकता है, थोड़ा इस पर आप ध्यान देंगे। कंक्लूजन, बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें लिखना है आपको द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिपेंड्स अपॉन द फिलोसॉफी ऑफ provisions mentioned in the parliament. The basis of or basic of constitution depends upon the philosophy of the provisions mentioned in the preamble. Full stop. So, removing these provisions from the preamble, removing these provisions from the preamble will alter the basic character of constitution. Will alter the basic character of constitution. ठीक है, ब्रैकेट में लिखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर concept provided by सुप्रीम कोर्ट, ब्रैकेट में लिखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर कंसेप्ट प्रोवाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट। दैट्स वाई, फुल स्टॉप, उसके बाद दैट्स वाई preamble is also known as that's why preamble is also known as identity card of our republic nation. That's why preamble is also known as the identity card of our republic nation. ठीक है, रिपब्लिक कार्ड कैसे, सॉरी आइडेंटिटी कार्ड कैसे, यू नो आइडेंटिटी कार्ड क्या होती है कि आपके आइडेंटिटी को बताती है कि आप क्या है, कैसे हैं, कौन है, यही बताती है ना। तो ये क्या है कि प्रीएम्बल एक बेसिक स्ट्रक्चर है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। अगर आप इसको चेंज कर देंगे ना तो वो जो आइडेंटिटी है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारे नेशन की, वो आइडेंटिटी ही चेंज हो जाएगी। दैट्स वाई प्रीएम्बल इज ऑल्सो एन आइडेंटिटी कार्ड ऑफ आवर नेशन। ओके, तो इस तरीके का आपका कंक्लूजन होगा 2 लाइन में, 3 लाइन में, जो जितने भी आपने लिख लिया ये आप कंक्लूजन लिखेंगे डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चंस। ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको यही कंक्लूजन लिखना है प्रीएम्बल का, ऐसा नहीं है। प्रीएम्बल का क्वेश्चन कैसा है उसके नेचर के अकॉर्डिंग आप लिखें। ठीक है, तो इस तरीके से प्रीएम्बल सेक्शन हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन के दौर पे जाएंगे और कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे डिफरेंट की कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होगा, क्या क्या बातें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और कही गई हैं, फीचर्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है। ठीक है, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म अलग है। तो ये सब के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, तो कोई क्वेरी होगा तो आप पूछ सकते हैं, मैसेज कर दीजिएगा, जो ऐप का कोर्स का पेज है वहां पर मैसेज कर सकते हैं, या ऐप में ऐसे भी मैसेज की सुविधा है, टेलीग्राम वगैरह पे भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड गुड डे।